हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसका मतलब कि कैसे हमारे 1000 सालों में परिवर्तन आए हैं, जो बदलाव आए हैं, तो उन्हें हम उनके पद चिन्हों से पहचानते हैं कि वो कैसे कैसे बदले हैं। तो चलो पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्टोग्राफी से रिलेटेड। कार्टोग्राफी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मैप मेकिंग और द स्टडी ऑफ मैप मेकिंग। तो मैप मेकर्स को कार्टोग्राफर्स कहते हैं। कार्टोग्राफर्स का काम होता है तरह तरह के नक्शे बनाना, जोग्राफिकली पूरे अर्थ के जोग्राफी का रिलेटेड वो लोग नक्शे बनाते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो बताता है कि 8th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था और 18th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ था, उस वहाँ से 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक के काल को क्या कहा जाता है? मिडीवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। इसे ही हम इंडियन हिस्ट्री का मिडीवल पीरियड कहते हैं। इस टाइम में क्या हुआ था? इस टाइम में सबसे पहले हमें कुछ नक्शे मिले हैं जिसके थ्रू हम लोग जानते हैं, जो कि हमारे सोर्सेस हैं जिनसे हमें कुछ पता लगा है। तो वो पहला जो मैप था वो हमें मिलता है अल अदिरशी से, जो कि एक अरब के जोग्राफर थे और कार्टोग्राफर भी थे। उन्होंने एक मैप बनाया था 1154 में, और उसके बाद उसके 600 साल लगभग बाद आप देख सकते हो 1720 में बनाया था एक मैप। वो भी एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने एक मैप बनाया था जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था, यानी कि पूरे इंडिया का था, और उससे रिलेटेड जो इतने भी इंडियन ओशन है और जो आसपास की कंट्रीज हैं उन सबको उन्होंने कैप्चर किया था। उस मैप को हम लोग आगे देखेंगे। तो जो साइंस ऑफ कार्टोग्राफी होती है उससे ही हम कार्टोग्राफ हाउएवर वाज डिफरेंट इन टू टाइम पीरियड्स। तो क्या होता था, मैप बनाने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता गया। इसके लिए हमें मैप भी टाइम टू टाइम कुछ अलग अलग दिखने लगे हैं। जैसे कि किसी टाइम में पेपर पे नक्शा बनता था, उसका टाइप अलग होता था। अभी जो मैप है, नेविगेशन होता है हम लोग जो करते हैं मोबाइल में, वो एक अलग टाइप का है। इस टाइप का कभी नहीं होता था। फिर एक ग्लोब आया था एक टाइम पे, तो ग्लोब के मैप का बनाने का तरीका अलग होता है। मैप आर द सोर्सेस थ्रू विच वी कैन ट्रेस आउट हिस्टोरिकल चेंजेस एंड कॉन्टेक्स्ट्स। तो मैप के थ्रू भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या किस किस तरह से बदला है। ये हमारे एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट मैप दिया हुआ है, जो कि अरब कार्टोग्राफर और अरब जियोग्राफर अल अदिरशी के द्वारा बनाया गया था 1154 में। इनके द्वारा, अल अदिरशी के द्वारा बनाया गया था। ये मैप आप देख सकते हो, ये दिखने में तो कोई माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है, अमीबा ऐसा लग रहा है, बट दिस इज़ द फर्स्ट मैप ऑफ आर नेशन। ये इंडिया का, उन्होंने इंडिया और उसके सब कॉन्टिनेंट का उन्होंने मैप बनाया था कुछ इस तरह का। ये बीच का जो बड़ा सा पार्ट है ये उन्होंने श्रीलंका बताया था, बट बाद में पता चला कि इंडिया कुछ इस तरह का नहीं दिखता है। और 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर मीन्स मैप मेकर, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया इंडिया का मैप, जो कि अभी के मैप से बहुत हद तक मिलता जुलता है। आप देख सकते हो ये साउथ का पार्ट, यहाँ पे श्रीलंका है, उन्होंने बहुत हद तक मिलता जुलता बना दिया था, बिल्कुल नहीं बट बना दिया था। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। और ये हमारा दूसरा टॉपिक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। हमारे पास जो भी हिस्ट्री है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में है, किसी भी एक लैंग्वेज में नहीं है। अभी तक तो बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे हैं, जो ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास जिनको कि हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। बहुत सारे पत्थरों पे, कॉइन्स पे, ऐसे ऐसे जगहों पर, मंदिरों में इसी तरह की बातें लिखी है, कुछ साइन लैंग्वेज में, कुछ सिंबल लैंग्वेज में, कुछ अलग ही लैंग्वेज में, जो हम लोग अभी तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। वो सब किस में रिकॉर्डेड होते हैं? अलग अलग डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेजेस में। द टर्म हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान टर्म है, ये कहाँ से आया, इस पर अभी भी बहुत विवाद चलता है। कब माना जाता है कि ये मिन्हाज ई शिराज जो थे उनके द्वारा लाया गया था। वो पर्शिया से थे, वो एक पर्शियन थे। जिन्होंने कि जो सिंधु घाटी के आसपास का जो एरिया है, सिंधु घाटी से जो वेस्ट को पड़ता है, उन सभी जगहों को, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गंगा, यमुना, ये सब के किनारे जितने भी लैंड थे, यानी कि जो हमारा इंडिया अभी है, उसको उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। एक पर्शियन मिन्हाज ई शिराज ने कहा था हिंदुस्तान, सिंधु नदी के, इंडस रिवर के साइड के
एरियाज़ को। बट बाद में हमें ये पता चलता है कि जो बाबर है उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इंडिया के जो फ्लोरा एंड फौना है, जो जंगल है, जो हरियाली है, जो कल्चर है यहाँ के, और जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उनको देखते हुए उन्होंने हमारा यहाँ का नाम हिंदुस्तान रखा था। फिर हमें ये पता चलता है कि अमीर खुसरो कौन थे? वो एक अम, जो मिडिवल पीरियड में जो राजा हुआ करते थे, जो अकबर के टाइम के, उस टाइम में अमीर खुसरो जो थे वो बहुत बड़े पोएट थे, बहुत बड़े सिंगर थे, वहाँ के बहुत ख़ास थे। तो 14th सेंचुरी में तो उन्होंने ये नाम हिंद नाम दिया था अमीर खुसरो ने अपनी किताब में। आईने अकबरी भी उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने हिंद का जिक्र किया था। सो इन हिंदी में क्या होता है, हम लोग ऐसा देख सकते हो कि परदेसी और फॉरेनर, इंग्लिश में हम फॉरेनर कहते हैं, हिंदी में परदेसी कहते हैं। इसके दो अलग अलग मतलब होते हैं। ओके। जैसे कि इसको कभी कभी एलियन और कभी कभी अजनबी के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि किसी भाषा में, पर्शियन भाषा में फॉरेनर का मतलब होता है अजनबी, जिसको कि आप नहीं जानते हो उसको आप फॉरेनर बोल देते हो। ओके। और कहीं कहीं पे हिंदी में हम लोग परदेसी का मतलब बोलते हैं जो कि दूसरे कंट्री से आया हो। या एलियन हम लोग किसको बोलते हैं? जो दूसरे ग्रह से आया हो। तो या फिर इसको भी बोल देते हैं एलियन का मतलब कि हाँ मैं आपको नहीं जानती हूँ, आई एम एलियन टू यू। तो एक ही शब्द का बहुत सारा मतलब होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग उसका मतलब हो जाता है। यस। तो इस हिसाब से हिस्ट्री हमें कैसे पता कर सकते हैं? हो सकता है हिस्ट्री में यहाँ पर लिखा हुआ था फॉरेनर, उसका मतलब था कि दूसरे देश से आया हुआ। फिर हमने एक दूसरी टाइम का हिस्ट्री का बुक उठाया 18th सेंचुरी का, वहाँ पे हमने पढ़ा कि फॉरेनर का मतलब यहाँ पे दूसरे कंट्री से आया हुआ आदमी नहीं था, बल्कि ऐसा आदमी था जिसको कि आप नहीं जानते हो, पता नहीं वो कौन से गांव से आया, आपको नहीं पता है, उसका नाम फॉरेनर था। फिर आपने किसी 16th सेंचुरी का बुक उठाया, उसमें आपको पता चला उसमें फॉरेनर मेंशन था। तो आपको लग रहा है क्या कि सब जगह फॉरेनर का सेम मीनिंग होगा? बट ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम वर्ड का मीनिंग भी चेंज होता चला जाता है। सो टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टर्म्स एंड देयर यूजेस, कि हर एक टर्म जो है उसका क्या यूज़ है, उसके टाइम टू टाइम क्या क्या मतलब होता गया है। हर एक वोकेबलरी, हर एक ग्रामर, हर एक लैंग्वेज में अलग अलग मतलब, अलग अलग मायने रखता है। आप जो इसका मतलब समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि लिखने वाले ने वही सोच करके वो लिखा हो। ओके। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं। आप जो समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि कहने वाला भी वही कहना चाहता था। यस। सो इन टर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा था, जो उसका अर्थ था, हो सकता है आप उस अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। सो इन टर्म्स ऑफ मीनिंग एंड लैंग्वेज, हर अर्थ में, उसका भाषा में, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, मीनिंग में, बहुत कुछ में अंतर हो सकता है। ओके। सो इसीलिए सिर्फ एक वर्ड पे नहीं जाना है, पूरे सेंटेंस पे जाना पड़ेगा, उसके पूरे कल्चर को समझना पड़ेगा, तब हम उसका मतलब निकाल सकते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, हमारा ये क्लास 6 का भी फर्स्ट चैप्टर यही था, हमारा 7th का फर्स्ट चैप्टर में भी यही है, और क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में भी यही है। तो भाई हर क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ये सेम चीज़ें क्यों ठूसी जा रही है? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, बहुत ही स्लाइट, बहुत ही थिन लाइन है इन चैप्टर्स के बीच में, 6, 7 और 8 के फर्स्ट चैप्टर में। वो क्या है, हमारा 6 जो था वो हम बहुत ज़्यादा ओल्ड टाइम के बारे में बात कर रहे थे, एंशियंट टाइम के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ क्लास 7 में हम जनरली मिडिवल पीरियड के बारे में बातें करेंगे, और क्लास 8 में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ओके। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिवल फोर्स पीरियड हमें कहाँ से पता लगता है? आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी से पता लगता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं जैसे कि कोई मोनूमेंट है, जैसे कि चार मीनार है, जैसे हवा महल है, कुतुब मीनार है, या ताज महल है, इस तरह की। या फिर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, लाइक गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, या फिर सन टेम्पल है, इस तरह से हरिद्वार है, बहुत सारे मंदिर हैं। फिर कॉइन्स हैं, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कॉइन्स चलाए थे, सिक्के चलाए थे, मुद्राएं कह सकते हो। टॉम्स, जो मकबरा है, जैसे कि ताजमहल एक मकबरा है। सो ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी वो लोग पहनते थे, एंड पेंटिंग्स। और अलग अलग टाइम पे राजा महाराजा को उस टाइम पे बहुत शौक था पेंटिंग्स का, जैसे कि अभी हम लोग को शौक है ना हमारे फ़ोटो खिंचाने का।
कि चलो सेल्फी ले लेते हैं, घर में फ़ोटो फ्रेम लगवा लेते हैं, आजकल तो मोबाइल में डालते हैं, फेसबुक में लगाते हैं, इंस्टा पे डालते हैं। अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों का चाह था, बट ये फ़ोटो वाली चाह तो पेंटिंग वाली चाह हमेशा से तभी क्या करते थे राजा महाराजा, अपनी पेंटिंग बनवाते थे पेंटर्स से। तो सिंस पेपर बिकम अवेलेबल, तो जब ये पेपर अवेलेबल हो गया, पहले तो पत्तों पर लिखा जाता था। पहले मैन्युस्क्रिप्ट जो एंशियंट टाइम में आपने पढ़ा था क्लास 6 में कि जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे वो कहाँ पे लिखे जाते थे, ताड़ के पत्तों पे या फिर किसी पेड़ की छाल पर लिखे जाते थे। पर जब ये पेपर अवेलेबल हो गया, मेडिवल पीरियड में पेपर अवेलेबल हो गया था, तो जैसे ही पेपर अवेलेबल हुआ लोगों ने क्या किया, लिखना शुरू कर दिया। कैलीग्राफी तो पहले से ही स्टार्ट थी, मेडिवल एंशियंट टाइम में ही कैलीग्राफी स्टार्ट हो गई थी, और मेडिवल पीरियड में कैलीग्राफी बिल्कुल आसमान पर चढ़ गया था। लोगों ने बहुत तगड़े से लिखना शुरू कर दिया था। बहुत सारे क्रॉनिकल्स लिखे जाने लगे, ऑटोबायोग्राफीज लिखे जाने लगे, फरमान्स लिखे जाने लगे, बायोग्राफीज लिखे जाने लगे, बहुत कुछ लिखा जाने लगा। जो ट्रैवलर्स होते थे वो एक देश से दूसरे देश में जाते थे और बहुत कुछ लिखते थे, और लिख करके सब कुछ हिस्ट्री में रखा गए और आपको वो सब पढ़ना है। सो ये सब मेनली पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में हमें ज़्यादातर मिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कौन कौन सी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें सोर्सेस हैं। सो इंस्क्रिप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक मूर्ति पर किस तरह से साइन और सिंबल में एक पेंटिंग के थ्रू कुछ बनाया गया है, ये इंस्क्रिप्शन कहते हैं इसे। जैसे कि जो कॉइन्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉइन्स, एक कॉइन्स के दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मोनूमेंट्स जैसे कि ये पेंटिंग्स, जैसे कि ये राजपूत पेंटिंग, बायोग्राफी ऑफ नूरजहाँ, इस तरह का कोई भी बायोग्राफी, इन सारी चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे सोर्सेस हैं, स्रोत हैं। यस, जहाँ से हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं सही सही जानकारियाँ। व्हाट्सएप वाली जानकारी सोर्स जो है वो गलत है। हमारे सोर्सेज कौन से हैं, बुक्स हमारे रियल सोर्सेस है, पेंटिंग्स है, म्यूज़ियम है, यही हमारे रियल सोर्सेस होते हैं। अगर आपको गूगल ही करना है तो फिर विकीपीडिया में देखो, वो हमारा गुड सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। सो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब उस टाइम में क्या हुए थे, सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स नए नए बनने लग गए थे। किस तरह से, 700 से 1750 के बीच में क्या हुआ था, बहुत ही बड़े स्केल और वैरायटी में डेवलपमेंट होना शुरू हो गए थे। अब ये टाइम था डेवलपमेंट का, बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारे टॉम्स, बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस, डेवलपमेंट्स होने शुरू हो गए थे। इस टाइम में बहुत से राजा महाराजा, नए नए राजा महाराजा बनने शुरू हो गए थे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे राजपूत, मराठा, सिख, जट, अहोम, कायस्थ, ये सभी अलग अलग जगह पे, इंडिया के ही अलग अलग क्षेत्रों में राजा अपना राज्य घोषित कर चुके थे, अपना स्थान बना चुके थे। उन लोगों ने बहुत बड़े तौर पे क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट शुरू कर दिया था। वे लोग जंगल को काटने लग गए थे और सिंचाई, एग्रीकल्चर, खेती करने लग गए थे। वो लोग अब वहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, उन लोगों को माइग्रेशन करना पड़ रहा था। माइग्रेट, दे हैव टू माइग्रेट, उनको एक जगह अपना घर छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि जंगल कट रहे हैं तो वो जंगली में जो रहने वाले आदिवासी है वो कहाँ जाएंगे, तो उनको वहाँ से घर छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि ये टाइम था डेवलपमेंट का। सो एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड, जब सोसाइटी में चेंज आने लग गया, बदलाव आने लग गए, तो ऐसे में क्या हुआ कि जब पीपल की जनसंख्या जब बढ़ने लग गई, लोग थोड़ा डेवलप करने लगे, तो उसी दौर में जाति और सब कास्ट का निर्माण होने लग गया। लोगों को रैंक के बेसिस पे देखा जाने लगा। जो हमारे जो वर्ण है, हमारे हिंदू कास्ट सिस्टम है, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से आगे बढ़ने लग गया था। लोगों को उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर बांटा जाने लगा था। यस, लेकिन उनका जो रैंक था वो परमानेंटली फिक्स नहीं होता था। ओके, वो वैरी करता था। अगर किसी इंसान का पावर अलग है, अगर किसी इंसान में कुछ और खूबी है, तो उस हिसाब से उसका रैंक चेंज कर दिया जाता था, उनकी जाति चेंज कर दी जाती थी। सो अ मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज इमर्जेंस आइडिया ऑफ भक्ति। उस टाइम में भक्ति काल उस टाइम को कहा जाता है। उस टाइम पे बहुत ही अलग अलग रिलीजन का, हर रिलीजन का उस टाइम में एकदम उत्कर्ष हो रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म है ना, उस टाइम में बहुत ज़्यादा उन्नत हो रहे थे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आगे बढ़ा था हिंदू और इस्लाम धर्म, हिंदुइज़्म और इस्लाम। यस, तो उस टाइम पे ही होली कुरान जो था वो इंडिया आया था 7th सेंचुरी में।
तो उसमें 2 सब सेक्ट्स थे इस्लाम के, एक था शिया और दूसरा था सुन्नी। इस्लाम में भी 2 भाग थे, जैसे कि हिंदुइज़्म में 4 भाग थे ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदुस्तान इन 4 जातियों में बांटा गया था। वैसे ही मुस्लिम्स के भी 2 सब सेट्स थे, जैसे कि शिया और सुन्नी। इस टाइम में टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा उन्नत हो रही थी, जैसे कि पर्शियन व्हील आ गए थे इरिगेशन करने के लिए, स्पिनिंग व्हील आ गए थे वीविंग यानी कि बुनने के लिए, किसी के कपड़े बनने लग गए थे, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट आ गए थे, फूड्स और बीवरेज तरह तरह के आ गए थे। लोगों ने खाना बनाने में लोग उन्नति हासिल कर लिया था, लोग तरह तरीके के खाने बनाने लग गए थे, यानी कि डेवलपमेंट चारों ओर से हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, रीजन एंड अम्पायर के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, जो अम्पायर्स, उस टाइम में बहुत सारे अम्पायर्स हुए बड़े बड़े, मेनली मुगल्स। मिडिवल पीरियड में बहुत सारे राजाओं का उत्थान भी हुआ और पतन भी हुआ, राइज भी हुआ, फॉल भी हुआ। बड़े बड़े राजा बने और बड़े बड़े राजा मर भी गए। 700 AD में क्या हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत सारे सेपरेट कर दिया गया था बहुत सारे रीजन्स में। जब भी मुग़ल का खात्मा हुआ ना, जब भी दिल्ली सुल्तानेट जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए, जैसे ही मुग़लों का शासनकाल ख़त्म हुआ ना, तो उस टाइम में भारत में सभी राजाओं ने अपना अपना, जैसे जैसे मुग़ल राजा ख़त्म हुए, उन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि बंगाल में अलग राजा ने, गुजरात में अलग राजा ने, पंजाब में अलग राजा ने, हर जगह पे अलग अलग राजाओं ने अपना अपना अपने अपने आप को पावरफुल घोषित कर दिया, और हर एक जगह का अलग अलग राजा हो गया। पहले एक सेंट्रलाइज्ड राजा था पूरे इंडिया का, फिर बाद में अलग अलग राजा हो गए। फिर जब भी ब्रिटिश आए तो फिर से पूरे होल इंडिया पे ब्रिटिश का कब्जा हो गया। ओके, तो मुस्लिम्स के आने के पहले भी पूरे बाहर इंडिया पे अलग अलग राजाओं का शासन था। मुगल्स के आने के बाद पे केवल मुगल्स का शासन हो गया था। जैसे मुगल्स के जाते ही वापस से अलग अलग राजाओं का शासन हो गया था। एंड अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आए, और धीरे धीरे करके वो फिर से पूरे इंडिया को उन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर वो वापस गए और उसके बाद से राजा नहीं आए, हमारा इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। तो उतना आगे नहीं जाना है, अभी हमें ये जानना है कि संस्कृत को सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे। जैसे कि राजस्थान में राजपूतों का शासन हो गया, बंगाल में पलासों का शासन हो गया, बिहार में पत्रिहास इन अवंती एंड गुजरात, और राष्ट्रकूट इन नॉर्थ डेक्कन। इस तरह से हर एक जगह पे अलग अलग लोगों का, अलग अलग धर्म का, अलग अलग जाति के लोगों का शासन हो गया। इस पीरियड को रूलर्स का पीरियड ही कहा जाता है, जैसे कि चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल्स, ये सब ही उस टाइम में आए थे। ओके, तो आफ्टर द डिक्लाइन, लेकिन जब इन मुग़ल राजाओं का पतन हो गया, जो डिक्लाइन हो गया मुग़ल एम्पायर। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि जब भी अकबर था ना, जब तक अकबर, लास्टली अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, ये सब तक टाइम तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। औरंगज़ेब तक भी लास्टली बेस्ट चला। हमारा जो औरंगज़ेब थे, वहाँ तक सबसे ज़्यादा हमारा इंडिया का क्षेत्र सीमा बढ़ाया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मुग़ल जो थे, मुग़ल एम्पायर, वो धीरे धीरे अब कमज़ोर होने लग गए थे। और मेनली हम लोग इसलिए औरंगज़ेब तक ही अच्छे शासक, पावरफुल शासक को मानते हैं। उसके बाद से धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे, उनका डिक्लाइन हो गया। तो उसके बाद से मालवा, बंगाल, गुजरात, मेवाड़, ये सब अलग अलग उत्पन्न होने लगे, और सब में अलग अलग पावरफुल शासक बैठ गए, राजा बैठ गए। 700 से 1750 इसी टाइम में ये सब कुछ हो रहा था। नए नए राजा उत्पन्न हो रहे थे, नए नए राजाओं का राइज हो रहा था, और मुगल्स का फॉल हो रहा था। तो इस टाइम में चोल, तुगलक, मुगल्स सब अलग अलग जगह पे अलग अलग शासक बैठ रहे थे। एक संस्कृत प्रशस्ति है जिसमें कि बताया गया है कि दिल्ली सुल्तान जो थे बलबन, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा वास्ट स्ट्रेच किया था, मतलब कि बंगाल से लेकर के अफ़गानिस्तान तक, पूरे साउथ इंडिया, द्रविड़, पूरा सब कुछ ही उन्होंने कैप्चर कर लिया था। किसने? बलबन ने। उस टाइम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लग गए थे। अब जब बहुत ज़्यादा बड़ी साम्राज्य होगा, जब बहुत बड़ा देश होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, अनबन होंगे, एक राजा दूसरे राजा से किसी न किसी बात से दुखी होगा। तो उससे क्या होगा? बैटल्स होगा।
युद्ध होगा। तो जब ये मुग़ल जब डिक्लाइन किया 18वीं सदी में, 18th सेंचुरी में, वहाँ उस टाइम में री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स हुए। तो जो री इमर्जेंस क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मुगल्स के आने के पहले भी अलग अलग स्टेट्स थे, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग राजा थे, किंग्स थे। और जैसा ही मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, वापस से अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजाओं का राइज हो गया, इसलिए उनका री इमर्जेंस हो गया। सो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, जो पुराने रिलीजन्स थे और जो नए रिलीजन्स थे। तो पहले उतना रिलीजन नहीं था, पहले हिंदुइज़्म ही था, ठीक है। और अरब साइड से आया इस्लाम धर्म, लेकिन धीरे धीरे सिखिज़्म आ गया, बुद्धिज़्म आया, धीरे धीरे इस टाइम में, ये जो मिडिवल टाइम था ना, इसी टाइम में ये सारे रिलीजन्स के जो हैं बहुत ही लोग, क्योंकि भक्ति काल भी था ये, तो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लग गए थे। जो हिंदुइज़्म था, ये जो इस्लामिज़्म था, ये इस टाइम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के आए। बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, बहुत ब्राह्मण्स को, जो ब्राह्मण संस्कृत बोलना जानते थे, उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा, बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। तो ये जो रिलीजन था, इसका टोटली सीधा संबंध था हमारे इकोनॉमी और हमारे सोशल से, हमारे समाज से इसका सीधा संबंध था, अभी भी है। हाँ, रिलीजन से समाज का संबंध अभी भी है। सो संस्कृत जो था वो ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, और जो भी ब्राह्मण पढ़ते थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था। और इस्लाम जो है उसको पेट्रोनाइज किया जाता था बाय मेनी रूलर्स, यानी कि जो रूलर्स थे वो इस्लाम धर्म को बहुत, क्योंकि मुगल्स थे तो वो लोग इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे और बोलते थे कि हमारे इस्लाम का मतलब है भाई देशभक्ति। सो नाउ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब हम थोड़ा सा टाइम के बारे में बात करते हैं और पीरियड्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने, एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस हुए थे, हिस्टोरियन मतलब जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। सो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने हम डिवाइड किया है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया। ओके, इसके बारे में हम लोग एक्चुअली क्लास 8 में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, और उसके ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू इंडिया जब भी हिंदू राजा थे, उसके बाद फिर मुस्लिम इंडिया जबकि मुगल्स आए, और फिर ब्रिटिश इंडिया जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आ गए थे। सो इस टाइम में के लोगों का लाइफ कैसा था, इस टाइम में जो हंटर थे, जो गैदरर थे, जो इकट्ठा करके लाते थे लकड़ियाँ, सामान, जो अर्ली फार्मर्स थे, जो अर्ली अंपायर थे, जो अर्ली सोसाइटी थी, वो किस तरह की थी, लोग किस तरह से जीवन जीते थे, किस तरह से खाते पीते थे, क्या क्या करते थे, ये था मिडिवल पीरियड में मेनली। सो द ग्रोथ ऑफ इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन, इस टाइम में क्या हुआ, इम्पीरियल स्टेट का भी ग्रोथ हुआ। यस, सो जो लास्ट एरा था इस मिडिवल के बाद, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो लास्ट एरा होगा वो होगा मॉडर्न पीरियड। ओके, ये जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे उन्होंने तो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश है, इंडिया है। लेकिन जो क्लासिकल हिस्टोरियंस हैं, जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश नहीं है, बल्कि है एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो एंशियंट हमने क्लास 6 में पढ़ा है, मिडिवल हम क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, और मॉडर्न हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे। सो मॉडर्न पीरियड हम लोग किसको कहते हैं, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी इंडिया में 18th सेंचुरी से, लगभग सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो इस टाइम में क्या होता है, मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद इंडिया में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सब कुछ बड़े बड़े लाइक फोर्ट्स बनवाने उन्होंने लग गए थे। तो बहुत कुछ मशीनरी आ गई थी, टेक्नोलॉजीज आ गई थी, तो बहुत सारी प्रोग्रेस हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद से। सो गाइस, टिल देन, बाय बाय, कीप स्टडिंग, थैंक यू।